In the earlier video, we were learning about some basic concept in chemistry, right? So we are going to learn the same chapter, a different subtopic, which is about system of units. Last time we learned a subtopic about फंडामेंटल यूनिट्स एंड डिराइव यूनिट. फंडामेंटल यूनिट्स के बारे में हमने सीखा था. फंडामेंटल यूनिट जो है वो एक दूसरे से इंडिपेंडेंट है, वो किसी भी यूनिट से एक्सप्रेस नहीं होता है. सिर्फ फंडामेंटल यूनिट्स है जैसे कि लेंथ, टाइम, टेम्परेचर, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स, कंडक्टेंस. तो ये सब जो है वो फंडामेंटल यूनिट्स है. और डिराइव यूनिट्स वो है जो बेसिक यूनिट से, जो फंडामेंटल यूनिट से रिलेटेड है, ठीक है. और वो डिराइव यूनिट्स डिपेंडेंट है. ओके, सो राइट नाउ वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट सिस्टम ऑफ यूनिट्स. So what is the system of units? It is divided into this three different type, which is FPS, CGS and MQS. F stand for foot, P stand for pound, S stand for second. CGS stand for centimeter, G stand for gram, S stand for second. MKS stand for, M stand for kilometer, K stand for kilogram, S stand for seconds. अभी बहुत सारे SI यूनिट्स है. ये सारे SI यूनिट जो है वो एक्चुअली बिलोंग करता है फंडामेंटल यूनिट से, क्योंकि फंडामेंटल यूनिट जो है इन्हीं सारे SI यूनिट से एक्सप्रेस होता है. जैसे कि लेंथ के लिए है मीटर, वेट मास के लिए है किलोग्राम, टाइम के लिए है सेकेंड्स, टेम्परेचर के लिए केल्विन, इलेक्ट्रिसिटी के लिए एम्पियर, ल्यूमिनस इंटेंसिटी के लिए कैंडेला, और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस या कॉन्सेंट्रेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स के लिए मोल्स. वापस बताती हूँ. लेंथ का जो SI यूनिट है वो एक्सप्रेस होता है मीटर में. मास का SI यूनिट एक्सप्रेस होता है किलोग्राम में. टेम्परेचर का SI यूनिट एक्सप्रेस होता है सेकेंड्स में. टेम्परेचर का SI यूनिट्स एक्सप्रेस होता है केल्विन में. इलेक्ट्रिसिटी का SI यूनिट एक्सप्रेस होता है एम्पियर में. लुमिनस इंटेंसिटी का SI यूनिट एक्सप्रेस होता है कैंडेला में. और नंबर ऑफ सब्सटेंस या कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सब्सटेंस जो है उसका SI यूनिट एक्सप्रेस होता है मोल से. अब है 7 बेसिक SI यूनिट्स, ठीक है. ये वही फंडामेंटल यूनिट्स है जो अभी हमने सीखा कि इनके अलग अलग SI यूनिट्स है. 7 बेसिक SI यूनिट्स. लेंथ का SI यूनिट्स मीटर M होता है. मास का SI यूनिट जो है एक्सप्रेस होता है किलोग्राम kg से. टाइम का SI यूनिट एक्सप्रेस होता है सेकेंड S से. टेम्परेचर का SI यूनिट एक्सप्रेस होता है केल्विन कैपिटल K से. इलेक्ट्रिक करंट जो है वो एक्सप्रेस होता है एम्पियर कैपिटल A से. लुमिनस इंटेंसिटी का SI यूनिट्स एक्सप्रेस होता है कैंडेला C और D से. अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, इसका SI यूनिट एक्सप्रेस होता है मोल MOL SI यूनिट से. अभी है इम्पोर्टेंट कन्वर्शन फैक्टर्स. यहाँ पे बहुत सारे इम्पोर्टेंट कन्वर्जन फैक्टर्स है जो कभी ना कभी आगे हमें कैलकुलेशन में काम आ सकते हैं. 1 मीटर में कितने इंच होता है? 39.37 इंच. एक कैलोरी में कितने जूल होता है? 4.184 जूल्स. 1 ESU में 3.356 10⁻10 C होता है जो है कूलम. 1 मोल ऑफ गैस में कितने लीटर होते हैं? 22.4 लीटर STP स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर में. 1 इंच में कितने सेंटीमीटर होता है? 2.54 सेंटीमीटर. 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, मतलब 1 इलेक्ट्रॉन में कितने वोल्ट होते हैं? 1.602 10⁻19 जूल प्रेजेंट होता है. इतना वोल्ट प्रेजेंट होता है 1 इलेक्ट्रॉन में. 1 डाइन
में 10⁻⁵ न्यूटन होता है। 1 मोल ऑफ सब्सटेंस में N0 मॉलिक्यूल होते हैं। और ये N0 है जो है एवोगाड्रो नंबर है, और हम जानते हैं एवोगाड्रो नंबर क्या है, 6.02 10⁻23 मॉलिक्यूल्स। ओके, 1 लीटर में कितने ml होते हैं, 1000 ml। 1 इलेक्ट्रॉन पर एटम, मतलब एक एटम में कितने इलेक्ट्रॉन, एक एटम में कितने इलेक्ट्रॉन वोल्ट होते हैं। ठीक है, एक एटम में कितने इलेक्ट्रॉन वोल्ट होते हैं, वो है 96.5 किलो जूल पर मोल, जो है हमारा फैराडे लॉ बताता है, राइट। फिर एक एटमॉस्फेयर में कितने पास्कल होता है, 101,325 पास्कल, जो एक्चुअली प्रेशर का है। ओके, फिर 1 ग्राम एटम में N0 एटम होता है। ठीक है, मतलब एवोगाड्रो नंबर एटम होते हैं। 1 गैलन USA कंट्री के हिसाब से कितने लीटर होते हैं, 3.79 लीटर। 1 EMU MEV। ओके, तो 1 एटॉमिक मास यूनिट में कितने मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट होते हैं, 93,1.5016। एक बार में जो प्रेशर रहता है, वो प्रेशर जो है एक्सप्रेस होता है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में, कितना होता है, 1 × 10⁵। फिर फ़ारेनहाइट जो है उसका फॉर्मूला है 9/5 डिग्री सेल्सियस + 32। फिर 1 LB में कितने ग्राम होते हैं, 453.59237 ग्राम। 1 किलो वाट हावर में कितने किलो जूल होते हैं, 3600 किलो जूल। 1 लीटर एटम में कितने जूल होते हैं, 101.3 जूल। 1 ग्राम पर cm की, मतलब 1 लीटर में जो 1 ग्राम होता है, ठीक है, उसमें उसको अगर कन्वर्ट करेंगे हम केजी में, उसको हम कन्वर्ट करेंगे केजी से, तो कितना हो जाएगा, उसको हम मतलब ग्राम पर cm-3 को हम अगर कन्वर्ट करते हैं किलोग्राम पर m-3 से, तो कितना होता है, 1000। तो 1 न्यूटन फोर्स में कितने kg ms-2 रहते हैं, 1। फिर 1 HP में कितने वाट रहते हैं, 746। ठीक है, फिर एक हॉर्स पावर में कितने वाट होते हैं, वो है 746 वाट रहता है एक हॉर्स पावर में। एक साल में कितने सेकंड होते हैं, 3.1536 10⁻⁷ सेकंड्स। एक एंगस्ट्रॉम में कितने मीटर होते हैं, 10⁻⁻10 मीटर। 1 जूल में कितने न्यूटन मीटर होते हैं, 1 न्यूटन मीटर। 1 जूल में कितने kg m²s-² होता है, 1 जूल में कितने औज होते हैं, 10⁻⁷। एक डे बाय डी जो है, ठीक है, उसमें कितने ESU सेंटीमीटर होते हैं, 1 × 10⁻18। 1 नैनोमीटर में कितने मीटर होता है, 10⁻9 मीटर होते हैं। अब सिग्निफिकेंट फिगर क्या होता है, ऑल सर्टेन डिजिट एंड 1 डाउटफुल डिजिट इन अ नंबर इज कॉल्ड सिग्निफिकेंट फिगर। सिग्निफिकेंट फिगर क्या होता है, कुछ सर्टेन डिजिट और एक डाउटफुल डिजिट जो नंबर में रहता है, वो सिग्निफिकेंट नंबर है। फॉर एग्जांपल 23.42, there are 3 certain numbers, 2, 3 and 4, and 1 doubtful number is 2, so there are 4 significant number। तो सिग्निफिकेंट फिगर का एक अच्छा एग्जांपल है, एक नंबर का एग्जांपल बना है 23.42। तो यहाँ पे बताया गया है कि यहाँ पे 3 सर्टेन नंबर है, कैसे, जबकि 4 है, तो सर्टेन नंबर 3 कैसे, 2, 3 और 4 जो है सर्टेन नंबर है, और एक डाउटफुल नंबर है, वो 2 है। तो इन सर्टेन नंबर और डाउटफुल नंबर को मिला के कितने सिग्निफिकेंट फिगर फॉर्म होता है, 4। ठीक है, तो रूल्स फॉर सिग्निफिकेंट फिगर, तो सिग्निफिकेंट फिगर का रूल्स क्या है वो देखते हैं। ऑल नॉन ज़ीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट,
जितने भी नॉन ज़ीरो डिजिट है वो सिग्निफिकेंट है, मतलब ज़ीरो को छोड़ के बाकी जितने भी डिजिट है वो सिग्निफिकेंट है। ऑल ज़ीरो बिटवीन नॉन ज़ीरो डिजिट आर सिग्निफिकेंट, सभी ज़ीरो और नॉन ज़ीरो के बीच में जो डिजिट है वो सिग्निफिकेंट है। ज़ीरो दैट आर टू द लेफ्ट ऑफ द फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट आर नॉट सिग्निफिकेंट, ज़ीरो जो फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट के लेफ्ट की तरफ है वो सिग्निफिकेंट नहीं है। ज़ीरो दैट आर टू बी द राइट ऑफ द लास्ट नॉन ज़ीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट, तो जो ज़ीरो लास्ट नॉन ज़ीरो डिजिट के राइट की तरफ हो वो सिग्निफिकेंट है। राउंडिंग ऑफ, when the rightmost digit to be rounded off in a number is less than 5, the number precede it is retained। जब भी डिजिट के राइट मोस्ट पार्ट पे राउंड ऑफ करना पड़ेगा अगर वह डिजिट के राइट मोस्ट पार्ट में नंबर जो है 5 से कम है, ठीक है, तो उसे 8 टाइम ज़्यादा करते हैं, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल 4.231 rounded off to 3 significant figure is 4.23, ठीक है। देखो अभी 1 जो है वो 5 से काफ़ी छोटा है, राइट की तरफ है नॉन ज़ीरो डिजिट से, ठीक है। तो 1 जो है 5 से छोटा है तो 1 को हम निकाल देंगे, ठीक है, क्योंकि 5 से छोटा है। तो इस वजह से 4 सिग्निफिकेंट जगह के बजाय 3 सिग्निफिकेंट फिगर फॉर्म होगा राउंड ऑफ करने की वजह से, क्योंकि 1 जो है 5 से कम है, राइट मोस्ट साइड में था इसीलिए। अब when the rightmost digit to be rounded off in a number is more than 5, the number preceding it is increased by 1. For example 4.237 rounded off to 3 significant figure is 4.24, ठीक है। अभी नंबर है वो राइट मोस्ट साइड में है और उसका वैल्यू जो है वो 5 से ज़्यादा है, तो उसको 8 टाइम बढ़ा देंगे, 8 टाइम इंक्रीज़ कर देंगे, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल 4.237 राउंडेड ऑफ टू 3 सिग्निफिकेंट फिगर इज़ 4.24, मतलब 4.237 है, 7 जो है 5 से ज़्यादा है, तो इसीलिए 3 को जो है 1 टाइम ज़्यादा बढ़ा के 4 कर देंगे, तो 4 सिग्निफिकेंट फिगर के बजाय 3 सिग्निफिकेंट फिगर फॉर्म हो गया, क्योंकि राउंड ऑफ किया। राउंड ऑफ इसलिए किया क्योंकि जो 7 जो है 5 से ऑब्वियसली ज़्यादा है और राइट मोस्ट पार्ट पे था नॉन ज़ीरो डिजिट से, तो इसलिए उसको राउंड ऑफ करके 3 को इंक्रीज़ करके 4 कर दिया, इसलिए 3 के बजाय 4 के बजाय 3 सिग्निफिकेंट नंबर। when such a number is equal to 5, the number preceding it is increased by 1. If it is odd and retained, it is even. ओके, अभी वही राइट मोस्ट पार्ट जो नॉन डिजिट ज़ीरो के बाजू में है वो नंबर अगर 5 है, ऑफकोर्स 5 इज इक्वल टू 5, तो वो इंक्रीज़ करता है नॉन डिजिट नंबर को, ठीक है, 8 टाइम ज़्यादा इंक्रीज़ करता है अगर वो नॉन डिजिट ज़ीरो ऑड रहेगा। तो अगर वो नॉन डिजिट ज़ीरो जो है ऑड नहीं इवन है तो वैसे रिटर्न रहेगा जैसे था। अभी एक सिग्निफिकेंट रूल्स को लेके कैलकुलेशन है। इफ़ टू और मोर नंबर हैविंग डिफरेंट प्रिसीजन्स आर टू बी एडेड और सब्सट्रैक्टेड, the answer should be up to the same number of decimal places as are presented in the terms having the first number of decimal places. For example, 2.71 plus 1.033 gives 3.733 should be reported as 3.73, ठीक है। एक छोटा सा एग्जांपल है, 2.71 को प्लस किया 1.033 से तो ऑब्वियसली ऐड करके 3.733 मिलेगा। और सिग्निफिकेंट रूल के हिसाब से जो नंबर जो है नॉन डिजिट ज़ीरो से राइट हैंड साइड में 5 से कम है
उसको राउंड ऑफ करके निकाला जाएगा तो क्या फॉर्म हो जाएगा 3.73। ठीक है, तो 4 सिग्निफिकेंट नंबर की जगह 4 है, 4 सिग्निफिकेंट नंबर। अभी वापस एक सिंपल कैलकुलेशन, इफ़ 2 or more number having different precisions are multiplied or divided, the answer should be rounded off to the same number of significant figure, as there is the least precise number and the number having least number of significant figure. For example, 1.112 multiplied by 0.22 gives 0.24464, should be reported as 0.24। अभी 1.112 को मल्टीप्लाई करें 0.22 से तो ऑब्वियसली हमें रिजल्ट मिलेगा 0.24464। ठीक है, सो यहाँ पे यस यहाँ पे 4 जो है, ठीक है, वो 5 से कम है। ठीक है, और दूसरी बात उसको, ठीक है, 5 से कम है तो उसको राउंड ऑफ करके 0.24 करेंगे। ठीक है, तो मतलब इतना समझ में आ गया कि हमेशा सिग्निफिकेंट नंबर जो रहना चाहिए वो 3 ही रहना चाहिए, 4 नहीं रहना चाहिए, हमेशा 3 रहना चाहिए। ठीक है, फिर डिटर्मिनेशन ऑफ एटॉमिक मास, डुलोंग एंड पेटिट लॉ ऑफ आइसोमॉर्फिज्म, वेपर डेंसिटी ऑफ क्लोराइड मेथड, कैनिज़ारो मेथड। डुलोंग एंड पेटिट लॉ, the product of specific heat in cal per gram of solid element and its atomic mass is equal to 6.4। तो स्पेसिफिक हीट का जो प्रोडक्ट जो है कैल पर ग्राम में, कैलोरीज पर ग्राम में सॉलिड एलिमेंट में, उसका एटॉमिक मास जो है इक्वल है 6.4 से। लॉ ऑफ आइसोमॉर्फिज्म, सब्सटेंस सच एज potassium sulfate and potassium chromate form crystals of similar shape and size and have same composition। तो सब्सटेंस जैसे कि पोटेशियम सल्फेट और पोटेशियम क्रोमेट जो है क्रिस्टल फॉर्म करता है जिसका शेप और साइज सेम है, लेकिन कंपोजिशन भी सेम है। डिटर्मिनेशन ऑफ मॉलिक्यूलर मास फ्रॉम वेपर डेंसिटी, फ्रॉम क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी, relative lowering of vapor pressure, elevation in boiling points, depression in freezing points, osmotic pressure, Victor-Meyer method, Graham's of diffusions। अभी मॉलिक्यूलर मास डिटर्मिनेशन बहुत सारे हैं। हम मॉलिक्यूलर मास को डिटरमाइन कर सकते हैं वेपर डेंसिटी से, डिटरमाइन कर सकते हैं क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी से। अभी क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी डिवाइड होता है 4 अलग अलग कैटेगरी में, वो है वेपर प्रेशर का रिलेटिव लोअरिंग, फिर बॉइलिंग पॉइंट में एलिवेशन, फ्रीजिंग पॉइंट में डिप्रेशन और ऑस्मोटिक प्रेशर। फिर बाद में आता है विक्टर मेयर्स मेथड और ग्राहम लॉ ऑफ डिफ्यूजन। तो ये अलग अलग तरीके से हम मॉलिक्यूलर मास को डिटरमाइन कर सकते हैं ताकि उसकी हेल्प से हम एटॉमिक मास को डिटरमाइन कर सकें। फिर केमिकल इक्वेशन जो है, अ केमिकल इक्वेशन इज अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ chemical change in the form of symbol and formula of the reactant product of the reactions। तो केमिकल इक्वेशन जो है वो केमिकल चेंजेस का रिप्रेजेंटेशन है जो सिंबल और फॉर्मूला फॉर्म करता है रिएक्टेंट प्रोडक्ट के लिए रिएक्शंस का। वो है बेरियम डाइक्लोराइड रिएक्ट होता है सल्फ्यूरिक एसिड से फॉर्म करता है बेरियम सल्फेट और 2 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन क्लोराइड। Problem based on chemical equations, mass relation। To calculate the mass of carbon dioxide produced by heating 25 grams of calcium carbonate is give calcium carbonate release calcium oxide plus carbon dioxide। ठीक है, तो कैल्शियम कार्बोनेट जो है उसका मास जो है मॉलिक्यूलर मास वो 100 ग्राम है। ओके, और कार्बन डाइऑक्साइड का जो मॉलिक्यूलर मास है वो 44 ग्राम है, हमें इतना पता है। लेकिन अभी कैल्शियम कार्बोनेट 25 ग्राम का है तो हमें पता लगाना है कितना कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ हो गया
25 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट से। तो अगर हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, जिसे कहते हैं अप्लाइंग यूनिटरी मेथड, तो हमें क्या मिलेगा 100 डिवाइड बाई 25, मतलब कैल्शियम कार्बोनेट का स्टैंडर्ड मॉलिक्यूलर मास को डिवाइड करेंगे 5 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट जिसका हम CO2 ढूंढना चाहते हैं। फिर CO2 का स्टैंडर्ड मॉलिक्यूलर मास है 44 डिवाइड बाई x, जिस x क्या है CO2 जिसका हम अमाउंट मास ढूंढना चाहते हैं। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद क्या मिलता है x इक्वल टू 44 मल्टीप्लाई बाई 25 डिवाइड बाई 100 गिव्स 11 ग्राम। तो 25 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट जो है वो रिलीज़ करता है 11 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड को। मोल रिलेशंस। To calculate the number of mole of oxygen produced by heating 5 mole of calcium chloride trioxide in presence of MnO2 manganese dioxide। तो ऑक्सीजन का नंबर ऑफ मोल कैलकुलेट होता है और प्रोड्यूस करता है पोटेशियम क्लोराइड ट्राइऑक्साइड 5 मोल्स को MnO2 के प्रेजेंस में। सो कैल्शियम क्लोराइड trioxide in presence of MnO2 gives KCl and dioxygen। बैलेंस करेंगे इक्वेशन में हमें क्या मिलेगा 2 moles कैल्शियम क्लोराइड ट्राइऑक्साइड in presence of MnO2 give 2 mole of calcium chloride which is actually 3 mole, 3 moles of oxygen। ओके, सो हमें 5 मोल का कैल्शियम क्लोराइड ट्राइऑक्साइड से हमें ढूंढना है कि कितना मोल ऑफ ऑक्सीजन रिलीज होगा। ऑब्वियसली हम क्रॉस कैलकुलेशन जिसे यूनिटरी मेथड कहते हैं वो अप्लाई करेंगे। तो 2 डिवाइड बाई 5 इक्वल टू 3 डिवाइड बाई n2 जो है, ठीक है, 2 मोल्स ऑफ कैल्शियम क्लोराइड अपॉन 5 मोल्स ऑफ कैल्शियम क्लोराइड ट्राइऑक्साइड, ठीक है, मल्टीप्लाई इक्वल टू 3 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन अपॉन n, जिसका हम इतना n मतलब जो ऑक्सीजन रिलीज हो रहा है 5 मोल ऑफ कैल्शियम ट्राइऑक्साइड से, उसका ही हम अमाउंट ढूंढ रहे कि कितना ऑक्सीजन रिलीज हुआ। तो n इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई बाई 5 डिवाइड बाई 2 gives 7.5 मोल। मास वॉल्यूम रिलेशनशिप। टू कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ O2 produced at NTP by complete decomposition of 8.5 ग्राम H2O2। तो O2 वॉल्यूम प्रोड्यूस होता है NTP जिसमें पर ऑक्साइड जो है 8.5 ग्राम डिकम्पोज होता है और वाटर ऑक्सीजन रिलीज करता है। इक्वेशन को बैलेंस करेंगे तो 2 मोल ऑफ पर ऑक्साइड जो है देता है 2 मोल्स ऑफ वाटर और ऑक्सीजन को, ठीक है। हम जानते हैं पर ऑक्साइड का मॉलिक्यूलर मास है 34, तो 2 मल्टीप्लाई बाई 34 ग्राम्स, और जो ऑक्सीजन रिलीज होता है वो 22.41 होता है, ठीक है। अभी हमें पर ऑक्साइड जो 8.5 ग्राम है वो कितना ऑक्सीजन रिलीज कर सकता है। तो ऑब्वियसली वापस क्रॉस मल्टीप्लिकेशन अप्लाइंग यूनिटरी मेथड, उसमें हम 2 मल्टीप्लाई बाई 3.4 अपॉन 8.5 इक्वल टू 22.4 अपॉन एक्स क्या देता है 22.4 मल्टीप्लाई 8.5 डिवाइड बाई 2 मल्टीप्लाई 34 गिव्स 2.81। तो 2.81 ऑक्सीजन रिलीज होता है 8.5 ग्राम ऑफ पर ऑक्साइड से। volume relationship। To calculate the volume of carbon dioxide produced by complete combustion of 40 ml of methane। तो कार्बन डाइऑक्साइड का वॉल्यूम जो है कैलकुलेट होता है जो कैल्शियम से, तो कार्बन डाइऑक्साइड का वॉल्यूम प्रोड्यूस होता है जब मीथेन कंप्लीट कंबशन में चला जाता है। तो मीथेन जो है उसको ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते और कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर फॉर्म करता है।
तो ब्यूटेन जो है 2 मोल्स वो रिएक्ट करता है 13 O2 ऑक्सीजन से, 8 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म करता है, 10 मोल ऑफ H2O फॉर्म करता है। तो ब्यूटेन जो है उसका वॉल्यूम 2 रहता है, कार्बन डाइऑक्साइड का वॉल्यूम 8 रहता है। ब्यूटेन जो है 40 ml का रहता है, कार्बन डाइऑक्साइड x ml का रहता है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो यूनिटी मेथड अप्लाई करेंगे तो 2 × 40 इक्वल टू 8/x gives 40 × 8/2 gives 160 ml CO2। तो 160 ml CO2 रिलीज़ होता है 40 ml ब्यूटेन से। परसेंटेज यील्ड ऑफ रिएक्शंस का जो फॉर्मूला वो है ऑब्जर्व वैल्यू ऑफ प्रोडक्ट डिवाइड बाय कैलकुलेटेड वैल्यू ऑफ अ प्रोडक्ट मल्टीप्लाई बाय 100। लिमिटिंग reagent in a chemical reaction involving more than one reactant, the different reactants react together in a fixed ratio by moles। केमिकल रिएक्शन में एक से ज़्यादा रिएक्टेंट होते हैं। द डिफरेंट रिएक्टेंट रिएक्ट टुगेदर इन अ फिक्स रेशियो बाय मोल्स। अलग अलग रिएक्टेंट रिएक्ट होते हैं एक दूसरे से फिक्स रेशियो में मोल की वजह से। इफ़ दे आर टेकन इन अ स्टोशियोमेट्रिक मोल रेशियो देन ऑल रिएक्टेंट आर कंज्यूम एंड नथिंग इज लेफ्ट। अगर इससे स्टोशियोमेट्रिक मोलर रेशियो के हिसाब से सभी रिएक्टेंट को ले ले और वो कंज्यूम हो जाए तो और सभी रिएक्टेंट कंज्यूम हो जाए तो कुछ भी बचता नहीं है। बट इफ़ दे आर नॉट इन अ स्टोशियोमेट्रिक मोलर रेशियो देन वन ऑफ देम इज कंज्यूम्ड अर्लियर एंड इज लिमिट द प्रोग्रेस ऑफ द रिएक्शन। लेकिन अगर एक रिएक्टेंट को स्टोशियोमेट्रिक मोलर रेशियो के हिसाब से नहीं ले तो उसमें से एक रिएक्टेंट जो है काफ़ी जल्दी कंज्यूम हो जाता है। उसकी वजह से रिएक्शन का प्रोग्रेस रुक जाते हैं, रिएक्शन का प्रोग्रेस जो है लिमिट में रह जाता है। द अदर रिएक्टेंट और रिएक्टेंट आर लेफ्ट अनरिएक्टेड। लेकिन कुछ रिएक्टेंट या रिएक्टेंट जो है वो अनरिएक्टेड रहता है, ठीक है, वो अनरिएक्टेड रहता है। The reactant which is consumed first in the reaction is responsible for limiting the reaction is called limiting reagent। तो वो reactant जो सबसे पहले कंज्यूम हुआ जिसकी वजह से रिएक्शन का जो प्रोग्रेस है वो रुक गया, मतलब एक रिएक्टेंट जो है उसका अमाउंट जल्दी ख़त्म हो गया रिएक्शन के टाइम में और वही रिएक्टेंट जल्दी ख़त्म हुआ करके वो रिएक्शन जो है बंद हो गया, उसका प्रोग्रेस बंद हो गया, उसे कहते हैं लिमिटिंग रीएजेंट।